चलिए गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ओवुलेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो देखिए, ओवुलेशन की प्रोसेस अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ओवुलेशन की प्रोसेस जो होती है वो किस में होती है। तो जो ओवरी का कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां पे ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। मेडुला वाला जो पार्ट होता है उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। मेन जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, कोर्टेक्स वाले पार्ट का होता है। ये इसका कोर्टेक्स पार्ट होता है, ये क्या होता है, इसका मेडुला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होता है, ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। और ओवुलेशन की प्रोसेस जो होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं कि जो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी प्रीमोर्डियल जंप सेल्स होती है ओवरी के कोर्टेक्स वाले पार्ट में। ठीक है, ये प्रीमोर्डियल जंप सेल जो होती है वो क्या करती है कि इसमें से केवल एक ही ऐसी प्राइमरी oocyte सेल होती है जो क्या करती है, जिनमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट होता है, जो अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर पाती है। क्योंकि अपन ने जो है oogenesis की प्रोसेस में पढ़ा कि जब ये प्राइमरी oocyte जो सेल्स होती है, जैसे बच्ची की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद में उसमें बहुत सारी लगभग 2 मिलियन प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte जो होते हैं इनमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। जैसे ही फर्स्ट मियोसिस डिवीजन इनमें स्टार्ट होता है तो इनमें क्या होता है कि ये प्राइमरी oocyte जो होती है वो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो होता है 4 फेज में कंप्लीट होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। तो सारे के सारे प्राइमरी oocyte सबसे पहले किस में जाते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में जाते हैं। जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट में जाते हैं तो वहां पे ये क्या होते हैं 13 यानी 13 साल तक ये अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्टिंग की वजह से क्या होता है कि इसमें से बहुत सारे जो प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, केवल इसमें एक ही ऐसा प्राइमरी oocyte होता है जो आगे जाके क्या करता है, ओवुलेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन सब में से केवल एक प्राइमरी oocyte ने क्या किया कि 13 साल का जो अरेस्टिंग पीरियड था उसको ये कंप्लीट करता है और कैपेबल होता है आगे ओवुलेशन की प्रोसेस में हेल्प करने में। ठीक है, तो इन बहुत सारी प्रीमोर्डियल सेल्स में लगभग 2 मिलियन प्रीमोर्डियल सेल में से केवल एक ही प्राइमरी oocyte जो होती है वो आगे आता है। ये प्राइमरी oocyte जो होता है ये वो होता है जो कैपेबल होता है, जिसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte जैसे ही आता है, आने के बाद में क्या होता है कि प्यूबर्टी से पहले तो बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है 13 साल के बाद क्या होता है कि उस फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल एकदम से कम हो जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल कम होगा तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे जाएगी, जो ब्रेन का सबसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस के पास जाती है और हाइपोथैलेमस के द्वारा एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया जाता है। ये हार्मोन कहाँ आता है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके एडिनो हाइपोथीसिस में आता है। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। यहाँ से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। और इसमें FSH और LH2 टाइप का ये होता है। FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे FSH हार्मोन सीक्रेट होता है, LH हार्मोन का भी कोई फंक्शन नहीं होता तो वो रेस्टिंग फॉर्म में होता है। FSH हार्मोन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये SHH हार्मोन सीक्रेट होता है, ये क्या करता है, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो फॉलिकल्स होते हैं उन फॉलिकल्स को ग्रो करता है, उनका मल्टीप्लिकेशन करता है और एक सिंगल लेयर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहा जाता है। ये जो फॉलिकल्स होती है इसकी जो डायमीटर होता है, साइज जो होती है 0.2 mm होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर से इसमें वही FSH हार्मोन की वजह से कंटिन्यू क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ होता है। तो फिर से ये प्राइमरी जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, तो जो ओवरी के अंदर जो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं इनके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स की जो ग्रोइंग फॉलिकल सेल होती है उनके द्वारा। अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाता है। तो जैसे यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गए तो फिर से इस एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद में फिर से FSH की वजह से ये सेकेंडरी फॉलिकल्स और मल्टीप्लिकेशन करती है और ग्रो करती है और क्या बनाती है, टर्सरी फॉलिकल्स बनाती है। टर्सरी फॉलिकल्स बनने के बाद में ये फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद में मैच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले होलैंड के एक गायनिकोलॉजिस्ट है डी ग्राफ नामक एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था। इसी वजह से उन्हीं के नाम से
मेच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ग्राफियन फॉलिकल्स कहा जाता है, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो पीक हो जाता है, पीक लेवल पे पहुंच जाता है। और उसका फंक्शन क्या होता है, तो पिछली क्लास में अपन ने देखा कि किस तरीके से वो क्या करता है, यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, बेसल लेयर जो होती है, वहां पे उस बेसल लेयर की जो सेल्स होती है उन सेल में वो क्या करता है, हाइपरप्लेजिया करता है, सेल्स के नंबर बढ़ाता है और वेजोडाइलेशन करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस की जो थिकनेस होती है, जो है स्टार्टिंग में कितनी थी 1 mm है, 1 mm से बढ़ के वो 2 से 4 mm तक हो जाती है, क्योंकि सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल लेयर कहा जाता है, ठीक है। तो एक फंक्शनल लेयर का फॉर्मेशन होता है इसी एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये एस्ट्रोजन जो होता है वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल तो पीक हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट जो होती है वो एस्ट्रोजन के कंपेयर में क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन का तो फॉर्मेशन स्टार्ट ही होता है, तो इसका लेवल कम होता है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या करता है, अपने बढ़ाता है कि यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर थी, उस लेयर के अंदर जो सेल थी उन सेल में ये क्या करता है, हाइपरट्रोफी करता है, सेल्स के नंबर बढ़ा देता है और यही वेजोडाइलेशन करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम या फंक्शनल जो लेयर थी जिसकी थिकनेस 2 से 4 mm थी, वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 6 mm हो जाती है। तो वो इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही होती है। इनका फॉर्मेशन जो होता है इन ग्रोइंग फॉलिकल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये फॉलिकल्स जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं, चेंज होने के बाद में अब ये एफएसएच हार्मोन जो है इसका कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि अब कोई और फॉलिकल्स का फॉर्मेशन तो करना नहीं होता है, ठीक है। जिस फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करना था वो बन चुका होता है। तो अब इसका लेवल ये तो क्या हो जाता है, इसका लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर, जो एफएसएच होता है इसका लेवल तो क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे एलएच हार्मोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एफएसएच का लेवल कम हो गया, एलएच का लेवल बढ़ गया और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे, क्योंकि ओवुलेशन की प्रोसेस जो होती है वो 14 डेज पे होती है, तो उसके 1 या 1.5 दिन पहले क्या होता है कि ये जो एलएच जो होता है, एलएच का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल पीक हो जाता है। जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ना शुरू होता है उसको बोलते हैं एलएच सर्च। तो एलएच सर्चिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और एफएसएच का लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। अब लगभग क्या होता है 14 डेज पे जब एलएच जो होता है, एलएच हार्मोन का लेवल पीक लेवल पे होता है, तो वो क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स की रप्चरिंग होती है और रप्चर होने के बाद जैसे ये यहाँ पे अपन ने देखा कि पहले ये क्या था, प्राइमरी oocyte था। प्राइमरी oocyte जो है वो अपने आगे का डिवीजन कंप्लीट करता है और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करके वो क्या बना लेता है, लगभग 3rd फॉलिकल्स बनते हैं। उस टाइम पे ये भी क्या कर लेता है, अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, और क्या बना लेता है, सेकेंडरी oocyte बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte ये बन जाता है। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो लगभग 14 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये बाहर रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती है, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओवुलेशन प्रोसेस इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, 14 डेज पे होता है। अब देखिए जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि फीमेल को पेन होता है, क्योंकि जब कोई भी सेल टिश्यू वगैरह रप्चर होते हैं तो पेन होता ही है, क्योंकि वहाँ के आसपास के टिश्यू जो न्यूरॉन सेल होती है वो क्या होती है, इरिटेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। तो वो जो पेन होता है उसको बोलते हैं मीटल स्मर्च पेन, ठीक है। ओवुलेशन के टाइम जो पेन होता है उसको मीटल स्मर्च पेन कहा जाता है। किसको इंडिकेट करता है, ये ओवुलेशन प्रोसेस को इंडिकेट करता है। अब इस दौरान क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर में भी कुछ वेरिएशन आता है, बाइफेजिक वेरिएशन आता है। किस तरीके से आता है कि ओवुलेशन से जस्ट पहले तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के टाइम बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। और जैसे ही ओवुलेशन खत्म होता है, खत्म होने के बाद में फिर से बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का बॉडी टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन भी ओवुलेशन की प्रोसेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ये ओवम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब की जो सबसे लॉन्गेस्ट ओवरियन फिम्बरी होती है उसके द्वारा कैच करके इसको कहाँ लेके जाते हैं,
फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन तक लिया जाता है और वहाँ पे ये अपना मियोसिस सेकंड डिवीजन स्टार्ट करता है। लेकिन ये मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में जाके अरेस्ट हो जाती है, वहाँ पे जो है इसके सेंट्रियल्स खत्म हो जाते हैं। ये वेट किसका करता है? स्पर्म का वेट करता है। और इसको पता है कि स्पर्म के नेक के अंदर जो सेंट्रियल्स होते हैं उनका यूज करके ये अपने मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट करना चाहता है। तो ये प्रोसेस, आगे की प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करती है कि अगर ओवम स्पर्म का मिलन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो अगर होता है तब क्या होता है और नहीं होता है तब क्या होता है। तो होता है तब तो ये अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, अगर नहीं हो पाता है तो ये क्या है 12 से 24 घंटे बाद जो है डिग्रेड हो जाता है और बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट होता है। तो ये होता है ओवुलेशन जो है वो कब होता है, किस तरीके से होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ओवुलेशन की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है। थैंक यू।